PD45 करंट अफेयर्स के सीरीज में हम आज से एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक को लेकर देखा जाए तो करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली आते हैं 90% ज्यादा क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक से अगर क्वेश्चन आया है, अगर प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखा जाए तो आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन मोस्टली आपको करंट का आता है। इसलिए आपको करंट अच्छे से अगर आप साइंस एंड टेक की कर लेते हैं तो मोस्टली आपके टॉपिक यहाँ पर साइंस एंड टेक के कंप्लीट हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। और इसलिए हम यहाँ पर डिटेल से साइंस एंड टेक को पढ़ने वाले हैं। साइंस एंड टेक से विभिन्न कॉन्सेप्ट को, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी से रिलेटेड हो, बायोटेक से हो, नैनोटेक हो, रोबोटिक्स हो, आईपीआर हो, स्पेस हो, रक्षा हो, डिफेंस हो, हर तरीके के टॉपिक को से रिलेटेड करंट्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये पहली वीडियो है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। इससे पहले देखा जाए तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आपके 4 सब्जेक्ट यहाँ पर देखे जाए कंप्लीट हो चुके हैं। एनवायरमेंट हो गया है, ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया है, पॉलिटी हो गई है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर इकोनॉमी हो गई है। और ये 5वां सब्जेक्ट यहाँ पर आपका साइंस एंड टेक हम आज से यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस प्रोस्पेक्टिव में करंट अफेयर्स में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक में क्या विशेष रहा है। सबसे पहला देखिए एक टॉपिक है, यहाँ पे चर्चा का विषय बना है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें जो हैं, जिन्हें आपको देखा जाए तो जेनेटिकली मॉडिफाइड यहाँ पे जो क्रॉप्स आती हैं उनको लेकर एक लगातार चर्चा का विषय रहा है। तो कुछ एक चर्चा का विषय बना है कि जैव प्रौद्योगिकी जो विभाग है हमारा, उन्होंने जीनोम संपादित पौधों के जैव सुरक्षा मूल्यांकन संबंधी दिशा निर्देश 2022 यहाँ पर जारी किए हैं। अब अगर देखा जाए जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं उनमें विशेष तथ्य क्या क्या है। सबसे पहले देखिए तो इसका जो उद्देश्य है इस दिशा निर्देश में कि यह जीनोम संपादित पादप के अनुसंधान विकास के संदर्भ में अनिवार्य डेटा पर विनियामकीय फ्रेमवर्क और वैज्ञानिक मार्गदर्शन यहाँ पर उपलब्ध कराएगा। दूसरी चीज देखा जाए तो यहाँ पर जो दिशा निर्देशन दिए गए हैं इसमें संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना है, जीनोम संपादन के माध्यम से फसलों के आनुवंशिक सुधार लेकर आना है, और किसानों की आय में वृद्धि करने का रोड मैप यहाँ पर देखा जाए तो आपको शामिल है। तो एक तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं उससे आपको उत्पादन क्षमता भी बढ़ानी है, दूसरी तरफ यहाँ पर आपको सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने संधारणीय उपयोग को सुनिश्चित करना है, फसलों को देखा जाए तो जो रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी अच्छी कर देनी है, जिसके कारण उनके फसल जो जल्दी खराब हो जाती हैं वो यहाँ पर ना हो। तो इस तरीके के काम यहाँ पर आपको इसमें करने हैं। साथ ही देखा जाए तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन जो समिति है ने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 नामक ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों की खेती के लिए यहाँ पर पर्यावरणीय मंजूरी भी देने की आपको सिफारिश की है, तो इसको भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो है ये आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न एक कार्यालय है। लाइफ साइंस के क्षेत्र में यहाँ पे अनुसंधान कार्य करता है, और साथ ही यह जैव प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने उपयोग को बढ़ावा देता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो इनके अनुसंधान विकास व निर्माण का ये समर्थन करते हैं। विश्वविद्यालय और उद्योग स्तर पर सहभागिता को भी ये बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। साथ ही नव जैव सुरक्षा दिशा निर्देश इनके द्वारा विकसित किया गया है। कोशिका आधारित टीकों के निर्माण और उनके इस्तेमाल को भी ये बढ़ावा देते हैं। अन्य कामों के तहत अगर देखें तो 2007 में पहली राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति, राष्ट्रीय जैव विकास रणनीति 2015 से 20, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 से 25 की घोषणा भी यहाँ पर इनके द्वारा की गई है। इसके अलावा दूसरी जो यहाँ पे एक समिति की चर्चा का विषय रहे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति अर्थात जीईएसी, उसको भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, और इनका उद्देश्य है कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ पे ऐसे अनुसंधान को बढ़ावा देना जो औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों पुनर्संयोजन के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ी मतलब के प्रति यहाँ पर कार्य करती है। प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में निष्कासित करने संबंधी प्रस्तावों के प्रति भी यहाँ पर आपको काम करती हैं। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का भी यहाँ पर ये अधिकार देती है। संरचना के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें 24 सदस्य होते हैं, और जिन ये हर महीने यहाँ पर इनकी बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव या अपर सचिव के द्वारा की जाती है। यहाँ पे देखिए धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा का विषय बना, क्योंकि उसकी यहाँ पर अनुमति यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। सबसे पहले देखिए इसका DMH11 हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर कहते हैं, और इसको विकसित किया है दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप्स प्लांट ने यहाँ पर इसे
विकसित किया है। साथ ही देखा जाए तो ये सरसों की पूर्वी यूरोपीय किस्म अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट्स बार स्टार और भारतीय किस्म वरुण, जिसे हम यहाँ पे बार्नेज लाइन के मध्य यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग से यहाँ पर विकसित की गई है। तो दो अलग अलग प्रकार की फसलों को लेकर के एक संकर प्रजाति यहाँ पर बनाई गई है, जिसे हम यहाँ पर धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इन दो फसलों को संकरण से बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, एक अर्ली हीरा 2 है या बार स्टार, और दूसरा है वरुण या हार्नेस यहाँ पे लाइन। इसके अलावा DMH11 में दो एलियन बाह्य जीन्स को भी यहाँ पे शामिल किया गया और दोनों जीन्स को बैसिलस एमाइलोलिफेशियंस नामक मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु से यहाँ पर आपको लिया गया है। इसमें शामिल बार्नेज नामक जो पहला जीन है प्रोटीन का निर्माण करता है और यह प्रोटीन पादप पराग के उत्पादन को यहाँ पर बाधित करता है और इस प्रकार पादप की यहाँ पर नर जनन क्षमता आपको समाप्त हो जाती है। इसमें शामिल बार स्टार नामक दूसरे जीन के द्वारा पादप की नर जनन क्षमता को पुनः यहाँ पे स्थापित किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 किस्म के उपज अधिक होती है और इस किस्म से बीज अनाज भी यहाँ पर आपको पैदा होते हैं। तो इस तरीके से इसे धारा मस्टर्ड 11 को यहाँ पर तैयार किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस तकनीकी, और चर्चा का विषय यहाँ पर क्यों रहा है, क्योंकि देखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में इसे हम SDN कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा SDN का उपयोग करने वाली जीनोम संपादन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने वाले विकसित पादपों उनके उत्पादों के दिशा निर्देशों पर यहाँ पे कुछ संशोधन किए गए। जैसे कि SDN जो है, इसके माध्यम से हम तकनीकी रूप से DNA काटछांट स्थल पर विशिष्ट छोटे परिवर्तन के लिए लक्षित DNA काटछांट और होस्ट को प्राकृतिक मरम्मत तंत्र का यहाँ पर लाभ उठाना की प्रक्रिया होती है। जैसे ये एक आप चित्र इसमें देख सकते हैं। SDN एप्लीकेशन के यहाँ पे 3 प्रारूप हैं, 3 अलग अलग स्तर आपको दिखाई देते हैं। SDN 1 के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके तहत बाह्य DNA या बाहरी आनुवंशिक सामग्री को शामिल किए बिना पौधे के जीनोम में एक डबल स्टैंडर्ड काटछांट यहाँ पर आपको की जाएगी, जिसको हम SDN 1 कहेंगे। वहीं जब आप SDN 2 में आते हैं तो उसमें देखिए क्या होता है। इसके अंतर्गत डबल स्टैंडर्ड काटछांट तो की जाती है और उस जब कोशिका के द्वारा काटछांट की मरम्मत की जा रही होती है तब सहयोगी के रूप में एक छोटा न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट प्रेषित किया जाता है या काटछांट वाले स्थान के अनुपूरक के रूप में होता है और इस टेम्पलेट को कोशिका के द्वारा मरम्मत के लिए उपयोग कर लिया जाता है। और उसके बाद जब तीसरा यहाँ पर आते हैं स्तर पे, तो यह भी देखा जाए तो DNA में ये भी एक डबल स्टैंडर्ड काटछांट को प्रेरित करता है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है। इसमें जीन या आनुवंशिक सामग्री के अन्य अनुक्रम से युक्त एक टेम्पलेट शामिल होता है। इसे कोशिका अपनी प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रिया के दौरान काटछांट की मरम्मत के लिए उपयोग करती है और इसके परिणाम स्वरूप आनुवंशिक सामग्री का समावेश यहाँ पे आपको परिलक्षित होता है। यह है आपकी SDN तकनीक। अगला इसमें देखिए कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के बारे में थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा है। यह पहली बार है जब CRT उपचार पद्धति का भारत में रोगियों पर परीक्षण किया गया और यह पद्धति जो है IIT बॉम्बे द्वारा टाटा मेमोरियल सेंटर स्वदेशी रूप से यहाँ पर विकसित की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं CAR-T से जो सेल है ये कैसे यहाँ पर आपको काम करती है। तो यहाँ पर देखिए CAR-T जो कोशिका कैंसर कोशिका संबंधित होकर उसे यहाँ पे नष्ट करने का ये काम करती हैं। इसके संदर्भ में टी कोशिका की प्राप्ति के लिए रोगी के शरीर से यहाँ पर देखिए आपको रक्त लिया जाता है सबसे पहले, फिर यहाँ पर यह टी कोशिका इससे आपको रक्त से यहाँ पर आपको प्राप्ति की जाती है। उसके बाद यहाँ पर प्रयोगशाला में CRT कोशिका का आपको निर्माण इसमें किया जाएगा। ये यहाँ पर देखिए फिर से टी कोशिका यहाँ पर आपको डाला गया। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर CR के जीन यहाँ पे प्रवेश इसमें आपको करा दिए गए, जिसे CRT कोशिका ये आपको है। CRT कोशिकाओं के लाखों की संख्या फिर आपको यहाँ पर देखिए तो निर्माण होता है। उसके पश्चात यहाँ पर CRT कोशिका का रोगी के शरीर में देखिए यहाँ पर आपको वापस से प्रवेश किया कराया जाता है और यही एंटीजन CRT कोशिका है ये प्रवेश करती हैं और जो कैंसरकारी कोशिकाएं होती हैं उन्हें यहाँ पे नष्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से CRT सेल जो थेरेपी आपको काम करती है। अगला देखिए यहाँ पे है जीनोमिक निगरानी, जिसको हम जीनोमिक सर्विलांस भी यहाँ पर आपको कहते हैं। हाल ही में देखा जाए तो कोविड-19, मंकी पॉक्स जैसे कई रोगजनक और उनके उपभेदों के प्रकोप के कारण जीनोमिक निगरानी के लिए स्थायी प्रणाली बनाने की यहाँ पे आवश्यकता महसूस की गई है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप पहले से परिचित नहीं हैं। अचानक ऐसी बीमारी के कारण बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की डेथ होती है।
इस कारण से जेनेटिक तौर पे या जीनोमिक क्या कह सकते हैं कि निगरानी की बात इसमें की गई है। जीनोमिक निगरानी के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखिए एक इमेज के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखिए जीनोमिक निगरानी में क्या है कि इसके तहत रोगाणुओं की एक सतत रूप से निगरानी इसमें की जाती है, साथ ही साथ उनकी समानताओं तथा विभिन्नताओं का एक विश्लेषण किया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे कोविड-19 के ही कई स्टैंडर्ड आपको अलग अलग देखने को मिले, कई स्ट्रेंड आपको आए और थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद एक नया यहाँ पे स्ट्रेंड आ जाता था, उसके कारण आपको नए तरीके के यहाँ पे लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते थे। तो यहाँ पर क्या है, तो जो भी रोगाणु है उनकी जानकारी और उन रोगाणुओं की विभिन्नताओं का विश्लेषण भी आपको इसमें किया जाएगा। और इसके माध्यम से हमें शायद लाभ क्या होगा, तो लाभ ये है कि आपको इससे तो रोगों की निगरानी आराम से की जा सकती है। दूसरा इसका लाभ ये होगा कि रोग जगनक पर यहाँ पर नियंत्रण आप स्थापित कर सकते हैं। तीसरा जो काम है कि इसके माध्यम से जनता के लिए हस्तक्षेप और सिफारिशें आपको तैयार की जा सकती हैं। वैक्सीन यहाँ पर आपको आसानी से इसमें तैयार की जा सकती हैं। बीमारी रोकथाम संबंधी उपाय इत्यादि आसानी से आपको किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जीनोमिक का उपयोग जो करते हैं जैसे चिकित्सा संबंधी दृष्टिकोण से कर सकते हैं। चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए मानव जीनोमिक जैसे जेनेटिक बीमारियों के उपचार में सहायक हो सकता है। चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए माइक्रोबियल जीनोमिक्स जो संक्रामक अभिकारकों की पहचान, वैक्सीन और डिजाइन इत्यादि का काम करेंगे। कृषि और जलीय कृषि जीनोमिक्स के अंतर्गत देखा जाए तो नए लक्षणों की पहचान और रोगों के प्रति संवेदनशीलता का पता लगाया जाना। जैविक और चिकित्सा अनुसंधान के अंतर्गत देखा जाए तो दवा विकास, रोग को प्रभावित करने वाले जीन की खोज इत्यादि इसमें की जाती है। और अन्य के अंतर्गत फोरेंसिक विज्ञान, वंशावली इत्यादि का आप आकलन भी कर सकते हैं जीनोमिक प्रणाली के माध्यम से। भारत में देखा जाए तो जीनोमिक्स निगरानी के अंतर्गत देखें तो पहली चीज देखिए, क्षेत्रीय जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला बनाई गई है। ये किसी प्रासंगिक क्षेत्र से संबंधित जीनोम के अनुक्रमण के लिए क्षेत्रीय केंद्र की प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती हैं। दूसरा, भारतीय सार्स कोव 2 जो जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इसे पूरे देश में सार्स कोव 2 के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का विस्तार करने के लिए यहाँ पे स्थापित किया गया है। और तीसरा है इंडियन ट्यूबरकुलोसिस जीनोमिक सर्विलांस कंसोर्टियम या INSACOG की तर्ज पर यहाँ पर कार्य करेगी। अब इसमें एक चीज और देख लीजिए, भारतीय सार्स कोव 2 जो है ये जीनोमिक्स कंसोर्टियम 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक समूह है और इसे निम्नलिखित के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ पर शुरू किया गया है। अर्थात यहाँ पर कौन कौन संस्थाएं इसके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये चारों ही संगठन यहाँ पर आपको संयुक्त रूप से भारतीय सार्स कोव 2 को यहाँ पर स्थापित करके शुरुआत करते हैं। अगला है क्लोनिंग। देखिए यहाँ पे क्लोनिंग अर्थात एक ही स्वरूप के दो लोग एक का ढांचा बनाना या हूबहू वैसी ही प्रतिकृति तैयार करना। क्लोनिंग के अंतर्गत देखा जाए तो हाल ही में दुनिया में पहली बार चीन के द्वारा वन्य आर्कटिक भेड़िए का यहाँ पे क्लोन तैयार किया गया है। और किसी जैविक इकाई के जो क्लोनिंग हम किसे कहते हैं तो उसके संदर्भ से ध्यान रखिएगा, किसी जैविक इकाई के अनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप इकाई बनाने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कही जाती है। इन जैविक इकाइयों में जीन, कोशिका, ऊतक, यहाँ तक कि एक संपूर्ण जीव भी आपको शामिल हो सकता है, अर्थात हूबहू वैसा ही एक प्राणी आप बना देना। अब देखा जाए तो पशुओं की जो क्लोनिंग की जाती है इसमें आप देखें तो डीएनए क्लोनिंग होती है, जिसमें डीएनए का स्रोत और होस्ट डीएनए दोनों को इसमें देखा जाता है, उनको अलग किया जाता है, अलग अलग यहाँ पर उन्हें काट लिया जाता है, उसका प्रवेश आपको दूसरे में कराया जाता है, फिर उनमें डीएनए का संयोजन कराया जाता है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाता है प्लाज्मिड्स आपके बन जाते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो इसी तरीके से भेड़, यहाँ पर देखिए दो में मादा भेड़ आपको लिए जाते हैं ए और बी। अब यहाँ पर भेड़ के शरीर से कोशिकाएं कुछ ली गई, इसे भेड़ बी से ली गई, अंड कोशिकाएं यहाँ पर दोनों से लिया गया, फिर इनमें से आपको डीएनए निकाला गया, इनका यहाँ पे केंद्रक निकाला गया, केंद्रक बी से। अब उसके बाद क्या किया गया कि भेड़ ए से निकले डीएनए को भेड़ बी से निकाली गई अंड कोशिका के साथ यहाँ पे संयोजित करा दिया जाएगा। जब आप संयोजित करा देंगे तो उससे क्या होगा, इससे कोशिका भ्रूण में रूपांतरित हो जाएगी, जिससे फॉस्टर मदर यहाँ पर आपको के गर्भपात में स्थापित कर दिया जाएगा। मादा यहाँ पर आपको भेड़ सी होगी और इससे यहाँ पर देखा जाए जो मेमना होगा भेड़े का यहाँ पर क्लोन तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो नए क्लोन आपको बनाए जाते हैं। ये क्लोनिंग की यहाँ पर एक प्रक्रिया है जो कि आपको देखने को मिलती है।
अगला देखिए, भारतीय जैविक डेटा केंद्र के दृष्टिकोण से एक फैक्ट आपको आया है। क्या है इसके बारे में? तो हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र यानी आईबीडीसी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। अब थोड़ा सा भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्देश्य क्या है? जैविक डेटा की आर्काइविंग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रदान करना। फेयर के अंतर्गत फाइंडेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी सिद्धांत के अनुसार डेटा को स्टोर करने और शेयर करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का यहाँ पर विकास करना इसमें शामिल है। साथ ही बिग डेटा एनालिसिस और डेटा शेयरिंग के लाभों के पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, डेटा शेयर करने के लिए वेब आधारित उपकरणों को विकसित करना और गुणवत्ता नियंत्रण, डेटा क्यूरेशन, डेटा बैकअप जैसे कार्यों को भी करना, ये सारे यहां पर इसके उद्देश्य होंगे। इसके अलावा आईबीडीसी जो है भारत के जीवन विज्ञान संबंधी डेटा के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार यानी कि एक तरीके का रिपोजिटरी है। और दूसरी बात, भंडारण जो है इसके तहत डिजिटलीकृत देश को 4 पेटाबाइट क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर ब्रह्मस में यहां पर आपको संग्रहित किया जाएगा। समर्थनकर्ता कौन है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा समर्थित है। और डेटा साझाकरण जो है वह केंद्र फेयर सिद्धांतों के अनुसार डेटा साझा करने की भावना के लिए प्रतिबद्ध है। और फेयर का अर्थ यहाँ पर खोज करने योग्य, सुलभ, इंटरऑपरेबल और पुनः प्रयोज्य करना है। अगला है प्रारूप राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति यहां पर लेकर आई गई है। क्या है ये? तो भारतीय कह सकते हैं कि डेटा प्लेटफॉर्म एक तरीके का भारतीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यहां सभी सरकारी संस्थाओं के द्वारा जितना भी एकत्र भारतीयों नागरिक का या भारत में रह रहे लोगों का एक अनामित गैर व्यक्तिगत डेटा सेट को इसमें संग्रहित किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म अनुरोधों को संसाधित कर भारतीय शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स को डेटाबेस तक यहाँ पे पहुंच प्रदान करता है। एनडीजीएफपी निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता, लेकिन वे स्वेच्छा से अपने डेटा सेट का यहाँ पर डेटा रिपोजिटरी में यहाँ पे संग्रहित कर सकती है। ऐसे डेटा के मुद्रीकरण हेतु कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो इनका काम है। अन्य जो संबंधित सुर्खियां हैं, जैसे कि नीति आयोग में मुक्त सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के द्वारा जो लॉन्च किया गया है, इसके उपयोगकर्ता के अनुकूल एक वेब प्लेटफॉर्म के तौर पर इसे उपयोगकर्ता तक एक पहुंच सुलभ कराना है। और इसका कार्य यह होगा कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग सरकारी एजेंसियों के मूलभूत डेटा सेट यहाँ पर आपको इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। यह डेटा को सुसंगत तरीके से प्रस्तुत करता है, साथ ही यह एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन के लिए टूल भी आपको प्रदान करता है। आईडीएमओ के जो कार्य हैं, ये देखिए, ये आईडीएमओ के काम होते हैं। 3 तरीके के काम यहाँ पर हैं। पहला, भारतीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म का निर्माण करना, जिसमें डेटा की पहचान, भंडारण, प्रतिधारण, गोपनीयता, मेटा डेटा और डेटा की गुणवत्ता के लिए नियमों एवं मानकों को निर्धारित करना शामिल है। वहीं दूसरी तरफ डेटा उपयोग की सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, जिसमें डेटा को साझा करना, प्रोटोकॉल विकसित करना, डेटा अनुरोधों को नियंत्रित करना, डेटा के नैतिक और उचित उपयोग सुनिश्चित करना, उपयोगकर्ताओं प्रशुल्कों के लिए ढांचा विकसित करना इत्यादि इसमें आपको शामिल है। वहीं तीसरा अगर देखें तो सरकारी निकायों का क्षमता निर्माण करना भी इसमें शामिल है। इसके तहत प्रत्येक मंत्रालय में डेटा प्रबंधन इकाइयों का स्थापना करना, उनकी सहायता करना, उनके अधिकारियों के लिए डेटा डिजिटल साक्षरता, ज्ञान जागरूकता के निर्माण हेतु कौशल निर्माण की पहल करना भी इसमें आपको शामिल है। आईडीएमओ की अगर हम शासन संरचना को भी देख लें, देखिए यहाँ पे नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालय समिति गठन की यहाँ पर की जाएगी। यह समिति इस प्रणाली को दिशा प्रदान करेगी और प्रगति की यहाँ पर निगरानी करेगी। दूसरा, यहाँ पर देखिए एक तकनीकी सलाहकार समूह गठित की जाएगी। यह विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करेगा। तीसरा, यहाँ पर देखिए परियोजना प्रबंधन इकाई गठित की जाएगी, जो यहाँ विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। चौथा, एक प्रौद्योगिकी वेंडर प्रावधान किया जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रौद्योगिकी वेंडर से जुड़े हुए कार्यों का यहाँ पर आपको संपादन करेंगे। अगला 5G यानी कि 5वीं पीढ़ी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में 5G इंटरनेट को लॉन्च किया गया है
और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 5G के टेस्ट बेड का यहाँ पे उद्घाटन भी किया गया। 5G टेस्ट बेड को ITI मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थान भागीदारी परियोजना के रूप में इसे विकसित किया गया है और यह देश का पहला टेस्ट बेड है। इसकी मदद से स्टार्टअप्स और उद्योग जगत के प्रतिभागी स्थानीय स्तर पर अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन कर सकेंगे। देखा जाए तो 3G, 4G, 5G और 6G के बीच यहाँ पे एक तुलनात्मक जानकारी है। अब यहाँ पर देखिए, ये 3G, 4G, 5G, 6G के बारे में है। शुरुआत कब हुई? जहां 3G की देखिए 2004 से 6 के दौरान हुई। इसकी बैंडविड्थ देखिए 2 Mbps की रही। लेटेंसी देखिए तो 100 से 150 मिली सेकेंड रही। वहीं गति देखा जाए तो 144 kbps की है। वहीं हम 4G की बात करें, 2006 से 2010 के दौरान इसकी स्पीड 200 Mbps की है। 20 से 30 मिली सेकेंड यहाँ पर आपको इसका लेटेंसी है। 25 Mbps यहाँ पर आपको देखा जाए तो इसकी स्पीड होती है। वहीं 5G की बात करें जो 2020 से यहाँ पर आपको इस पर शुरुआत हुई है, यहाँ पर देखा जाए तो बैंडविड्थ जो होता है 1 Gbps से भी यहाँ पर आपको ज्यादा है। लेटेंसी देखा जाए तो यहाँ पर आपको 10 मिली सेकेंड से कम है और 200 यहाँ से 400 आपको Mbps यहाँ पर इसकी स्पीड है। और 6G देखें तो 2028-2030 तक इसका प्लान है लॉन्च करने का। इसमें देखा जाए तो 1 टेराबाइट्स आपको यहाँ पर आपकी बैंडविड्थ यहाँ पर आपको है और इसके अलावा 1 मिली सेकेंड से भी कम यहाँ पे लेटेंसी रहेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो ये 50 गुना अधिक, यहाँ 5G से की तुलना में ये 50 गुना अधिक यहाँ पर आपको तेज रहेगी। तो ये तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी है। दूसरा यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम के बारे में है 5G के संदर्भ में, उसको भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए 5G जो लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड, 3 बैंड्स पर यहाँ पर आपको काम कर सकता है। लो बैंड के दृष्टिकोण से देखें तो स्पेक्ट्रम चार्ट 1 में 1 गीगाहर्ट्ज से कम होगा। व्यापक कवरेज, लेकिन गति और लेटेंसी में सीमित सुधार होगा। कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिए बिल्टअप क्षेत्रों में इंडोर कवरेज भी आपको प्रदान करता रहेगा। मिड बैंड में अगर हम देखें तो इसकी जो रेंज है वो 1 गीगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज के बीच रहेगी। यह 5G के लिए आदर्श है क्योंकि यह लंबी दूरी तय करते हुए काफी सारा डेटा यहाँ पे ले जाने में ये सक्षम है। और तीसरा है जो हाई बैंड का है, यह आपको देखा जाए 24 गीगाहर्ट्ज बैंड और उससे ऊपर की है और यह कम दूरी के लिए अत्यधिक तेज गति यहाँ पे आपको प्रदान करता है। तो 5G तकनीकी के संदर्भ से हाल ही में जो यहाँ पर चेंजेस आए हैं, नई जानकारी यहाँ पर आई हैं, उसके संदर्भ से ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 5G प्रौद्योगिकी के संदर्भ से कुछ जानकारी और ध्यान रखिएगा। जैसे यह एक एकल तकनीकी नहीं है बल्कि कई तकनीकों का समुच्चय है और इन तकनीकों में शामिल क्या क्या है? पहला, विशाल बहु उपयोगकर्ता मीमो सक्षम नेटवर्क। दूसरा, स्मॉल सेल स्टेशन या बेस स्टेशन और उपयोगकर्ताओं के बिना बाधा के जोड़ता है। तीसरा, मोबाइल एज कंप्यूटिंग, जिसमें यह क्लाउड कंप्यूटिंग को भौतिक रूप से उपयोगकर्ता के निकट ले जाती है। और चौथा, बीम फोर्सिंग या ट्रांसमिटिंग इकाई और उपयोगकर्ता के बीच एक लेजर बीम की तरह यहाँ पर आपको काम करता है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के संदर्भ से यहाँ पर कुछ सुर्खियां भी रही। जैसे हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई है। स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रिक्वेंसी से संबंधित है। मोबाइल उद्योग और अन्य क्षेत्रों को एवरेस्ट पर संचार के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आवंटित की जाती है। स्पेक्ट्रम एक संप्रभु संपत्ति होते हैं और दुनिया भर के ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों की मांग के अनुसार 5G सेवा प्रदान करने के लिए लो बैंड और हाई बैंड स्पेक्ट्रम के मिश्रण का यहाँ पर उपयोग करते हैं। देखा जाए तो कुछ विद्युत चुंबकीय यहाँ पर आपको तरंगे हैं, जैसे कि रेडियो जो तरंगे होती हैं, ये रेडियो टेलीविजन के प्रसारण करने में उपयोग की जाती हैं। वहीं माइक्रोवेव के देखें तो ये खाना पकाने, रडार, टेलीफोन और अन्य संकेतों में इनका उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड को देखें तो ये सूर्य अग्नि रेडिएटर से ऊष्मा का संचार करते हैं। दृश्य प्रकाश को देखें तो वस्तुओं को देखने योग्य यहाँ पर बनाते हैं। पराबैंगनी जो फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्रयुक्त होती है, इसे त्वचा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। एक्सरे जो होती हैं उनके माध्यम से शरीर और वस्तुओं के अंदर देखने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। और गामा रे जो है ये कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए दवा के रूप में यहाँ पे इनका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर किरणें, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए 5G ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा कि 5G ओपन रेडियो एक्सेस जो नेटवर्क है, यह अन्य उत्पादों को एक साथ विकसित करने के लिए एक समझौते पर यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते पर निम्नलिखित संस्थाओं ने हस्ताक्षर किए हैं, जैसे कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, बाइसिम नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड और VVDN टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अब देखा जाए तो रैन के बारे में अगर हम देखें तो रैन नेटवर्क का यहाँ पर एक हिस्सा है जो मुख्य नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड कोएड यूजर्स को यहाँ पर आपको जोड़ता है।
यह व्यक्तिगत उपकरणों को रेडियो कनेक्शन के माध्यम से नेटवर्क के अन्य भागों से भी यहाँ पर जोड़ता है। आरएन जो है उपयोगकर्ताओं को रेडियो तरंगों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण यहाँ पे तकनीकी प्रदान करता है। उन्होंने यहाँ पे रैन के यहाँ पे देखिए लाभ क्या क्या है। तो एक तो इंटेलिजेंसी और प्रोग्रामेबल नेटवर्क के रूप में काम कर सकता है। स्वामित्व की कुल लागत यहाँ पर कमी आएगी। स्वचालन और प्रबंधनीयता यहाँ पर बेहतर होगी। बाजार की बढ़ती मांग यहाँ पर यह अनुरूप है। रेडियो नेटवर्क संबंधी डेटा सेंटर इकोनॉमिक्स विकसित की जा सकती है। विक्रेता संबंधी विविधता प्राप्त की जा सकती है और नवाचार संबंधी क्षमता को भी विकसित किया जा सकता है। इसके साथ साथ 5G ओपन रेडियो एक्सेस जो नेटवर्क है, ये हाल ही में केंद्र सरकार ने इसे भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी कि सर्ट-इन के निर्देशानुसार वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन कंपनियों को अपने ग्राहक सूचना से जुड़े रिकॉर्ड्स को बनाए रखने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। सर्ट-इन ने डेटा सेंटर कंपनियों और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को भी प्रयोक्ता डेटा प्रयोग करने तथा संबंधित करने संबंधी वहां पर आपको देखा जाए एकत्र करने तथा संग्रहित करने के लिए निर्देश दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए डार्कनेट एक चर्चा का विषय बना है। डार्कनेट होता क्या है? देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि जर्मनी ने रूस से जुड़े हाइड्रा मार्केट को बंद कर दिया है और इसे अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का ये सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्कनेट मार्केट प्लेस से माना जाता है। डार्कनेट के संदर्भ से थोड़ा सी चीजों को ध्यान रखना है। एक कॉन्सेप्ट है, इसे डार्क वेब के रूप में भी जाना जाता है या इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसे क्रोम या सफारी जैसे सामान्य ब्राउजर के माध्यम से भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसे आमतौर पर नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है और इसलिए यह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या सरकारी अधिकारियों के लिए एक्सेसिबल यहाँ पर नहीं होता है। डार्क नेट पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस पर सभी कंटेंट इंक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इसके वेब पेज को एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के ब्राउजर जैसे कि द ओनियन रिंग ब्राउजर की यहाँ पे आवश्यकता होती है। डार्क नेट पर सभी कंटेंट इंक्रिप्टेड है और इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो द ओनियन रिंग जैसे ब्राउजर की यहाँ पे आपको आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग कहाँ और किस दृष्टिकोण से किसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि दमनकारी व्यवस्था में काम करने वाले पत्रकारों नागरिकों के द्वारा, ताकि वे बिना किसी सरकारी सेंसरशिप के आपस में संवाद कर सकें। शोधकर्ताओं और छात्रों के द्वारा, ताकि वे संवेदनशील विषयों पर शोध कर सकें। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी इस पर किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक डीप वेब होता है, इसे सरफेस वेब क्लॉरर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज, वैज्ञानिक रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन जानकारी हो गई, प्रतिस्पर्धी आपके वेबसाइट्स हो गई। इसके अलावा एक होता है डार्क वेब, जो केवल टीओआर जैसे कुछ ब्राउजर्स के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। इन्हें डीप वेब प्रौद्योगिकी की डार्क वेब में यहाँ पर शून्य भागीदारी होती है और ये देखा जाए तो एनक्रिप्टेड साइट्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे निचले स्तर पर ये होती हैं जिस पर हम सर्च कर पाते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, सरफेस वेब हो गया, बिंग हो गए, जो हमें आसानी से सभी के लिए उपलब्ध है। और लेकिन उससे नीचे अगर देखें तो बहुत सारा आपको सर्फिंग होती है जिसे आप आम आदमी यहाँ पर देख नहीं सकता, जैसे कि यहाँ पर ये सारे डाइट और इधर भी यहाँ पर जिसे आम लोगों के लिए यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि एकेडमिक जानकारी हो गई, बहुभाषी डेटाबेस हो गया, वित्तीय रिकॉर्ड्स हो गए, सरकारी संसाधन, संगठन विशिष्ट रिपोजिटरी, नशीले पदार्थों की तस्करी, प्राइवेट कम्युनिकेशन, राजनीतिक विरोध, गैर कानूनी जानकारियां। ये देखा जाए तो टोटल आपको यहाँ पर 6% है, इनका देखा जाए तो 90% है और इनका देखा जाए तो ये 4% है। तो इस तरीके से आपका टोटल सर्फिंग से जुड़े यहाँ पर आपके घटनाक्रम है। चीजों को सेफ बनाए रखने के लिए आपको इनक्रिप्टेड वे में प्रयोग किया जाता है। तो आज के सेशन में यहाँ पर साइंस एंड टेक को लेकर आज हमने यहाँ पे काफी सारे टॉपिक को डिस्कस किया है। मूलतः यहाँ पर देखा जाए तो आपको सूचना संचार प्रौद्योगिकी और बायोटेक के रिलेटेड टॉपिक हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।